हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस एजुकेशनल वीडियो में। मैं मन्नू कुमार और फिर से मैं एक नए सेट के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए, जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं 2021 के लिए विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग सेट कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग को 5 सेट कंप्लीट करना था और उसमें से हम लोग को सेट 1 से लेकर सेट 4 तक कुल 4 सेट्स हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं विथ उनके सही आंसर्स के साथ। और इस 5 सेट में मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक कुल 50 क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चंस हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं 2021 के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग देखेंगे पूरी तरह से प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर। और बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के 2021 के एग्जामिनेशन में 100% सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ संकेत देख लेंगे। देखिए, संकेत आपका बोल रहा है कि खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपका संकेत दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 50 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प सही है। इस सही विकल्प को पहचान करके आपको उसको लेकर के क्या करना है, तो OMR शीट पर फिल कर देना है। चलिए एक बार और मैं आपको याद दिला देना चाहूँगा कि प्रत्येक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन सही है, जिसको आपको फिल करना है। बट आपको 50 क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में नहीं करना है। एग्जामिनेशन में आपको 48 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से केवल 40 क्वेश्चन को आपको करना है, और वो भी जो काउंटिंग होगा वो फर्स्ट से लेकर के 40 आपके किए गए सही आंसर्स के या किए गए क्वेश्चंस का काउंटिंग रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका बोल रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 40 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, फोकस दूरी का मतलब f, तो f = होता है r/2, और जहां r ही है आपकी वक्रता त्रिज्या, जो कि मान इसका दे दिया है 40 सेंटीमीटर। तो 40 बट्टा कर देंगे आप, 2 कटाएंगे, हो जाएगा केवल 20 सेंटीमीटर। आंसर आप कंपेयर करेंगे तो पहले में a में है 20 सेंटीमीटर, इसलिए पहला हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बोले कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है क्या। वायु में जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा, समान, कम, कोई नहीं। देखिए, हम लोग वैसे जानते हैं कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर, मतलब वायु या हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। हम लोग का ये मानक है। लेकिन यदि हम लोग प्रायोगिक चीज़ को देखें तो निर्वात में कुछ ज़्यादा होता है वायु की अपेक्षा, अर्थात तो वायु में निर्वात की अपेक्षा कुछ कम होता है, इसलिए इसका नंबर सी रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 3 इसका 3 बोल रहे कि पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। ए है अपवर्तन, बी है परावर्तन, सी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और डी है वर्ण विक्षेपण। तो सही इसका आंसर रहेगा नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जानना भी आपको होगा कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही वायु का बुलबुला जो पानी में है वो चमकीला प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आप करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सामने खुल चुका है। देखिए, मिलाइए। बोल रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां है -15 सेंटीमीटर, तो लेंस या दर्पण क्या होगा। जानकारी के लिए मैं आपको याद दिला देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले लेसन में ही चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे। बोलता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। और वही चिन्ह परिपाटी दर्पण के लिए उपयोग करते हैं, वही चिन्ह परिपाटी लेंस के लिए भी उपयोग करते हैं। अर्थात वी कैन से डेट कि अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, दोनों में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये जो ऋणात्मक चिन्ह है 15 के पहले, ये कन्फर्म कर रहा है कि वो दोनों क्या होंगे, तो दोनों अवतल होंगे, या लेंस हो या दर्पण हो, दोनों में ऋणात्मक है, इसलिए अवतल होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5, श्वेत प्रकाश कितने रंग का होता है। डी आप ऑप्शन, इस बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप डेफिनेटली जानते भी होंगे। एग्जैक्टली आपका आंसर हो जाएगा नंबर डी 7। क्वेश्चन नंबर इसका 6 बोल रहा है कि किस प्रकार के नेत्र में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। मतलब किस प्रकार का दृष्टि दोष हो जाने के बाद किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना का पहले बनने लगता है। रेटिना का पहले बनने का मतलब कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है। जिसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो इस प्रकार से नंबर 20 का सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का निकट दृष्टि। क्वेश्चन नंबर इसका 7,
1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो आप जानते हैं कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। आप मिला लेंगे तो नंबर सी आपका सही आंसर निकलेगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्वेश्चन नंबर आपका 8, विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, कूलाम और नंबर डी है एम्पियर। तो सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, वोल्ट। जानिए आवेश का यहाँ विभव का मात्रक होता है वोल्ट और प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम, जो आवेश है उसका मात्रक होता है कूलाम और जो विद्युत धारा है उसका मात्रक होता है एम्पियर। फिलहाल यहाँ पूछ रहा है विद्युत विभव के विषय में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर आपका ए, वोल्ट। अब पहुँच गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके सामने खुल चुका है। बोल रहा है कि देखिए 100 वाट का विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के पदार्थ से जोड़ा गया है। बल्ब से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? देखिए I इज इक्वल टू होता है आपका कि W/V। W का मतलब रखिएगा कितना? तो 100 और V का मतलब रखिएगा 250। इसको हम लोग कटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या कटाना है? तो 100/250, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटाएंगे 2 बार में, 5 से कटाएंगे 5 बार में, 5 से 2 को कटाएंगे 0.5। तो सही ऑप्शन रहेगा आपका नंबर बी, 0.4 एम्पियर, क्योंकि 2/5 करेंगे उसको आप डिवाइड कीजिएगा, आपका आ जाएगा 0.4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर आपका 10, किसी कुंडली के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए सूत्र है। देखिए ओम का नियम आप जानते हैं होता है V इज इक्वल टू IR। यहाँ R का मान निकालिएगा यदि आप, तो आ जाएगा आपका V/I। ऑप्शन में आप कंपेयर कर लेंगे, किस में है? R इज इक्वल टू V/I। तो नंबर सी में आपका दिया है, इसलिए सी रहेगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 11, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? ए है आपका 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, बी है आपका 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, सी है आपका 1.6 इंटू 10⁻27 जूल और डी है आपका लास्ट की 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। सही आपका आंसर रहेगा नंबर ए। तो आप इसको कर लेंगे 1.6 इंटू 10⁻90 जूल। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आपका 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? ए है वेब प्रति मीटर स्क्वायर, बी है आपका वेब मीटर, सी है वेबर और डी है कोई नहीं। सही इसका आंसर आएगा नंबर सी, वेबर। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 को आप कंपेयर कर लेंगे। घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए एसी की आपूर्ति होती है कितना? तो 45-45 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। सही इसका आंसर आएगा नंबर बी, 50 हर्ट्ज मतलब 50 हर्ट्ज। इसके बाद से करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 14 इसका, इनमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ए है आपका लकड़ी, बी है गोबर गैस, सी है कोयला, डी है नाभिकीय ऊर्जा। सही इसका आंसर रहेगा नंबर डी, नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि ये सब जैव मात्रा है, अर्थात ये प्रत्येक नवीकरणीय भी हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आप करेंगे इसका 15, बोल रहे कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ आप नहीं ऐड कर लीजिएगा और इसके बाद से आप पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे तो बनेगा कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ए आपका ऑप्शन है पवन चक्की, बी है जल पंप, सी है आपका विद्युत जनित्र और डी है बायोमास संयंत्र। सही इसका आंसर आएगा नंबर डी, बायोमास संयंत्र। इसके बाद से करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 16। देखिए डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने बड़े पैमाने पर खुल चुका है कि विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? आप इस चीज़ को जानते हैं, नरम लोहे का, इसलिए मैं ज़्यादा जिक्र इसका नहीं करना चाहूँगा। नरम लोहे का क्वेश्चन नंबर 17, 100 वाट और 120 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? मतलब आर का मान निकालना है। आर का मान, आर इज इक्वल टू होता है, आप जान लीजिए कि R इज इक्वल टू होता है V²/W। इसके लिए ऐसे कंडीशन में तो V² का मतलब कि 220 का स्क्वायर मतलब 220 × 220 और बट्टा में W का मतलब आपका 100। केवल इसको कन्फर्म कटा लेंगे आप, 2 0 से 2 0 मतलब कटा लेंगे तो केवल आपका आ रहा है 22 × 22, 22 का 22 में गुणा कर देंगे, 22 का गुणा करेंगे आएगा आपका 484। नंबर बी रहेगा आपका सही आंसर। इस प्रकार से आपका नंबर बी हो गया सही आंसर, 484। क्वेश्चन नंबर इसका 18,
किस प्रकाश के किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? जानिए, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल का और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैगनी रंग का। लाल इसमें सी ऑप्शन में है, इसलिए सी को कर देंगे सही। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश के किरणें गमन करती है। देखिए यह तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई एग्जामिनेशन में से पूछते आ रहा है और पिछला जो 2020 में एग्जामिनेशन हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन शामिल है कि प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती हैं। ऑप्शन आप इसमें चूज करेंगे तो ए में है आपका सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में, सी है किसी भी दिशा में और डी है उपयुक्त सभी। सही इसका आंसर आएगा नंबर ए, सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर आपका 20 मतलब 20, पोटेशियम ट्राइक्लोरेट मतलब KClO3 को गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? ए है आपका O2 मुक्त होता है, बी है Cl2 मुक्त होता है, सी है कि CO2 मुक्त होता है और डी है कोई नहीं। सही इसका आंसर रहेगा नंबर ए, O2 मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 21 मतलब 21, बोल रहा है कि फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नांकित में कौन सी धातु विस्थापित करेगी? मतलब फेरस सल्फेट है FeSO4, इसमें कौन सी धातु है जो कि लोहा को विस्थापित कर देगी, मतलब Fe को विस्थापित कर देगी? तो Cu को आप आजमा सकते हैं। तो देखिए Cu जो है वह फेरस से कम क्रियाशील है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता है। SN3 है वो भी कम क्रियाशील है, इसलिए हो नहीं सकता है। और ये जो चांदी है वो तो सबसे कम क्रियाशील धातु, इसलिए नहीं हो सकता है। सही इसका आंसर आएगा नंबर सी मतलब Zn। आप रख के चेक भी कर सकते हैं, जब फेरस सल्फेट के विलयन में जिंक के क्षण को डालते हैं तो जिंक के द्वारा फेरस का विस्थापन कर देता है, मतलब इसका सही आंसर आएगा नंबर सी। क्वेश्चन नंबर इसका 22 मतलब 22, एसिटिक अम्ल एक है क्या? प्रबल अम्ल, निर्बल अम्ल, दोनों, इनमें कोई नहीं। सही इसका आंसर आएगा नंबर बी, निर्बल अम्ल। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आपका 23 बेकिंग सोडा का सूत्र है क्या? बेकिंग सोडा का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन तो सीधे आपको दिखाई दे रहा है नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट का, इसलिए इसको सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24, पीतल क्या है? एक धातु, एक अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। सही इसका आंसर आएगा नंबर डी, मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 25, एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ए है आपका दस्ता, बी है तांबा, सी है पारा और डी है सोडियम। सही इसका आंसर आ जाएगा नंबर डी, सोडियम। क्वेश्चन नंबर इसके पास है 26 मतलब 26, हेमेटाइट अयस्क है किसका? एल्युमिनियम का, फेरस का, कॉपर का, क्रोमियम का। सही इसका आंसर आ जाएगा नंबर बी, Fe मतलब लोहे का, फेरस का। क्वेश्चन नंबर आप करेंगे आप 27 मतलब 27, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या? तो ए बोल रहा है कि 1s² 2s² 2p2, बी आपका है 1s² 2s² 2d2, सी है आपका 1s² 2p54 और डी है कोई नहीं। सही इसका आंसर रहेगा नंबर ए, 1s² 2s² 2p2। इसके बाद से आप करोगे क्वेश्चन नंबर 28 कि इथीन के बहुलीकरण से बनता है क्या? ए इथेन, बी है बेंजीन, सी है पॉलीथीन, डी है कोई नहीं। सही इसका आंसर आ जाएगा नंबर ए, इथेन। क्वेश्चन नंबर आप करेंगे आप 29 मतलब 29, बेंजीन का सामान्य सूत्र होता है। पहला है आपका ए में है C6H12, बी है आपका C5H6, सी है आपका C6H6 और डी है आपका C6H4। सही इसका आंसर आएगा नंबर सी, C6H6। क्वेश्चन नंबर आप करेंगे आप 30, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? लोहे का, तांबा का, एल्युमिनियम का, टीन का। सही इसका आंसर आ जाएगा नंबर ए, लोहे का। क्वेश्चन नंबर 31, न्यूलैंड के अष्टक नियम का प्रतिपादन कब किया गया था? जानिए, न्यूलैंड के अष्टक नियम का प्रतिपादन 1865 ईस्वी में किया गया था, लेकिन आप ऑप्शन को यहाँ कंपेयर कीजिएगा, किसी भी ऑप्शन में 1865 नहीं दिया है, अर्थात वी कैन से डेट किया क्वेश्चन सटीक। क्वेश्चन तो सही है लेकिन इसके ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ। फिलहाल आप याद रखिएगा कि न्यूलैंड का अष्टक नियम सन 1865 ईस्वी में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 32, पीएच मान 7 है तो विलयन कैसा होगा? जानिए, यदि पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से अधिक है तो क्षारीय है, और यदि 7 है तो इसका मतलब उदासीन है। तो ये 7 बोल रहा है ना, इसका मतलब जो विलयन होगा वह उदासीन ही होगा। मिलाएंगे ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, उदासीन। क्वेश्चन नंबर 33, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। जानिए, आवर्त सारणी के पहले वर्ग में क्षारीय धातुओं को और दूसरे वर्ग में मृदा धातुओं को रखा गया है। फिलहाल यहाँ पहले वर्ग के लिए बोल रहा है, इसलिए क्षारीय धातु सही आंसर होगा। ऑप्शन आप कंपेयर कीजिएगा, नंबर बी आपका सही आंसर आपके सामने आएगा, क्योंकि नंबर बी में ही दिया है क्षारीय धातु। इसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 मतलब 34, ग्लूकोज का आणविक सूत्र। जानिए, ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6, नंबर ए में दिया है, सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35, अब तक कुल कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं?
आज तक कुल मिलाकर के 114 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। कुछ बुक्स में आपको 118 भी मिल जाएगा, जो कि मिसप्रिंट है या फिर मिस्टेक है, जैसे भी हो ये करेक्ट आंसर नहीं है। आपको करना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा 114 मतलब बी। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए जो 36 है वो बाय द वे कोई ऐसा विद्यार्थी है एटलीस्ट कुछ बहुत मिनिमम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये आंसर पता इसका नहीं होगा कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, जो कि पौधों द्वारा किया जाता है। तो नंबर बी में है आपका प्रकाश संश्लेषण, इसलिए सही आंसर आएगा 36 का नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 37, हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? मस्तिष्क तंत्रिका, मुख स्पर्शक। सही इसका आंसर आ जाएगा नंबर ए, मस्तिष्क। नंबर 38, मानव हृदय कितने प्रकोष्ठ में होता है? 2, 8, 1, 4। जानिए मानव का जो हृदय उसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। इस प्रकार से 2 और 2 कुल मिलकर 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन आप कंपेयर कीजिएगा, नंबर डी में 4 दिया है, डी को आप सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन परत पाया जाता है किसमें? ए है वायुमंडल के निचले सतह में, बी है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, सी है मध्य सतह में, डी है कोई नहीं। सही इसका आंसर आएगा नंबर बी, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। क्वेश्चन नंबर आप करेंगे अब 40, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। आप इस चीज़ को पहले से ही जानते हैं, एनीमिया। ए में दिया है टीबी, बी में दिया है मधुमेह, सी में उच्च रक्तचाप, डी में एनीमिया, इसलिए डी सही है। इसका आंसर आएगा नंबर ए। नंबर 41 है, मतलब ऑक्सीजन क्या है? इसी को ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। ए है वसा, बी है एंजाइम, सी है हार्मोन और डी है कार्बोहाइड्रेट। देखिए ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन है, फिलहाल यहाँ हार्मोन ऑप्शन में है तो सी कर देंगे सही। क्वेश्चन नंबर 42, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेख किसने लिखी? ए है डार्विन, बी है आपका ओरेपिन और सी है लेमार्क, डी है इनमें कोई नहीं। सही इसका आंसर लेकिन बट आपका है ए, डार्विन। क्वेश्चन नंबर 43 क्लोरोफिल वर्ण का रंग। जानिए जो पौधों के पत्ते हैं वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही हरे दिखाई देते हैं, अर्थात आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बोल रहा है कि जरूर ये जो क्लोरोफिल है वो हरे रंग के ही होंगे, और सही आंसर भी है हरा, नंबर ए आपका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 44, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है? देखिए क्वेश्चन नंबर जी आपका 44 है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है? यह क्वेश्चन न केवल साइंस के लिए बल्कि सामाजिक विज्ञान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है राजस्थान और डी है मध्य प्रदेश। लेकिन सही इसका आंसर होगा नंबर बी, उत्तराखंड, क्योंकि टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड राज्य में किया गया है, प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, CFC का पूरा नाम क्या है? देखिए CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन आप मिलाएंगे, सी में आपका सही आंसर दिखेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 46, अफ्रीका मानव का सबसे निकटस्थ संबंध है कौन? चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर, गिलहरी। सही इसका आंसर आएगा नंबर ए, चिंपैंजी। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से करेंगे आप 47 सही आहार श्रृंखला है। देखिए आहार श्रृंखला को पहचानने के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि राइट टू लेफ्ट चलते हैं। यदि आपने उसको सीख लिया है तो अच्छी बात है, आप इसके आंसर को पहचान लेंगे। नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। इसके लिए क्या करते हैं कि राइट से लेफ्ट की तरफ तीर खींचकर मैं समझाऊंगा। सांप खाता है चिड़िया को और घास खाता है सांप को। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, रॉन्ग है, इसलिए यह आहार श्रृंखला नहीं है। बी में घास खाता है मछली को और गाय खाती है घास को, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि गाय तो घास को खाएगी लेकिन घास मछली को नहीं खाएगा। हिरण है वो घास खाएगी और घास है वो बकरी को खा जाएगा, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। हिरण तो घास खाती है लेकिन घास बकरी नहीं खाती, इसलिए गलत हुआ ये भी। इसके बाद नंबर डी, हिरण घास खाती है और शेर हिरण को खा सकता है, ये सही आपका स्टेटमेंट है, तो इसका डी रहेगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आपका 48, ओजोन के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन उसको देखे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC, नंबर सी पर है, आपका सही आंसर आएगा। और जान भी लीजिए ओजोन परत मतलब O3 के अवक्षय का मुख्य जिम्मेवार CFC ही है। क्वेश्चन नंबर 49, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए इसको तो हालांकि ये इस सेट में यह क्वेश्चन 2 बार हो गया है, फिलहाल आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको आंसर से मतलब है, सही आंसर से मतलब है, यहाँ भी आपको सही आंसर ही दिया जाएगा। ए है टीबी, बी है मधुमेह, सी है एनीमिया, डी है उच्च रक्तचाप। सही इसका आंसर रहेगा नंबर सी, एनीमिया।
रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व और क्रियाशील होता है? परिपक्व और क्रियाशील, तो जानिए मानव का जो जनन अंग है, जैसे लिंग हो गया पुरुषों में, वह 18 वर्ष की उम्र में क्रियाशील और परिपक्व होता है। तो नंबर बी आपको मिल जाएगा इसमें 50 का बी मिल जाएगा आपको 18 वर्ष, इसलिए 18 आपका सही आंसर रहेगा, बी आपका सही आंसर हुआ। तो चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 50 भी आप कंप्लीट किए। इस प्रकार से इस सेट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक कुल 50 क्वेश्चंस को हम जाने। ये आपका सेट नंबर 5 था। हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2021 में एग्जामिनेशन को देने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं बना रहा था आपको मॉडल सेट, जिसमें 5 मॉडल सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अर्थात मैं आपको जेन्युइन बता देना चाहूँगा कि कुल मिलाकर के लगभग हम लोग 250 मतलब 250 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं विथ राइट आंसर, एक सही आंसर के साथ। और मैं फिर से आपको एक बार बता देना चाहूँगा कि यदि आपने इन सारे क्वेश्चंस को, प्रत्येक क्वेश्चंस को 250 जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपने तैयार कर लिया है, तो अब आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव जानने की आवश्यकता नहीं है, जानने की आवश्यकता नहीं है। साइंस में आप डेफिनेटली 100% राइट मार्क्स करेंगे और आप मार्क्स गेट करेंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले सब्जेक्ट का मॉडल सेट, और फिर से हम लोग उसमें देखेंगे आपको 5 सेट सही आंसर के